नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं संदीप बागला जी, जो सीईओ हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड तुलनात्मक रूप से एक नया नाम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, हालाँकि अब इतना नया भी नहीं रह गया, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं जब इनका पहला फंड आया था। तो शुरुआत में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का ज़्यादा फ़ोकस डेट फंड्स पर ज़्यादा रहता था और पिछली बार जब संदीप जी से बातचीत हुई थी, तो इसी पहलू पे हुई थी। हालाँकि अब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के कई इक्विटी प्लान्स भी आ गए हैं, तो अब दोनों तरफ इक्विटी और डेट दोनों तरफ निवेशकों का पैसा हैंडल कर रहे हैं, सँभाल रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। इस समय 2025 का समापन हो रहा है, एक तरह से कुछ दिन बचे हैं और 2026 हमारे सामने है। तो नए साल में किस तरह की रणनीति लेकर के चलना चाहिए? कहाँ पर ज़्यादा आपको लगता है पैसा बनेगा? ये सब चीज़ें आपसे समझेंगे। मोटे तौर पे जब हम निवेश के लिहाज से देखते हैं तो इस समय 3 विकल्प निकलते हैं। इक्विटी सबके सामने रहता ही है, डेट आप अच्छी तरह जानते हैं, सँभालते हैं। डेट में आपकी अपनी ख़ास विशेषज्ञता है और पिछला ये पूरा साल जो है 2025 का, ये सोने-चांदी के लिए गज़ब का रहा है। मतलब चाँदी में तो 100% से ज़्यादा की रिटर्न हो गई इस साल भर में। ऐसे में सबका ध्यान सोने और चाँदी की तरफ है ही। तो पैसा कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए? मोटा-मोटी आकलन क्या है आपका 2026 के बारे में? किस एसेट क्लास का साल रहने वाला है 2026? धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। देखिए, लास्ट 1 साल अगर हम देखें, तो इक्विटी में काफ़ी प्रॉमिसिंग था। जब साल के बिगिनिंग में अगर हम एक्सपर्ट्स की राय अगर हम देखें कि लास्ट 1 साल पहले एक्सपर्ट्स ने क्या राय दी थी, तो काफ़ी खुशी का माहौल था और लोग काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन से इक्विटी में लगाए थे। लेकिन जो रिटर्न्स आए हैं, वो काफ़ी ल्यूकवार्म टाइप के हैं, काफ़ी मॉडरेट काइंड ऑफ रिटर्न्स आए हैं। इनफैक्ट आई थिंक स्मॉल कैप्स में -10% है रिटर्न, और लार्ज और मिड कैप्स ने भी कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है 1 साल में। और जैसा कि आपने कहा कि डेट में करीब 6-7% का रिटर्न आया है, और सोने चांदी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है एक तरह से अगर देखा जाए तो। सिल्वर में 100% और गोल्ड में 40%। तो इससे हमें अपने नेक्स्ट ईयर के निवेश के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरे ख्याल से जो निवेश का काम है, ये एक लंबे समय तक, लंबी अवधि तक टेस्ट मैच क्रिकेट जैसे हम खेलते हैं, ये वैसा काम है, एक लंबे समय तक आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि छोटे समय में, एक छोटी अवधि में कोई ज़्यादा आगे निकल जाए, बट उससे हमें अपना एसेट एलोकेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि लंबे समय तक अगर हमें विकेट पे टिक के रहना है और रिटर्न्स जनरेट करने हैं, जो इन्फ्लेशन को बीट करें, तो आपको अपना एसेट एलोकेशन बरकरार रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए उससे थोड़ा डिविएट करें और जो परफ़ॉर्म ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उस पे ज़्यादा एलोकेट करके देखें। मेरा ये मानना है कि 2026 भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट साल रहेगा फॉर इन्वेस्टर्स। देखा जाए तो इंडिया में ग्रोथ जिस उम्मीद से बढ़ने की आकांक्षा थी, वो उतनी निभर हुई नहीं है अभी तक। एंड मुझे लगता नहीं है कि नेक्स्ट 1 साल में भी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा बदल जाएँगी। तो इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है अभी, और जो मार्केट का अभी स्तर है, वो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है। और अगर जब एक्सपेंसिव मार्केट होता है, तो इसका मतलब है कि प्राइसेस आर ऑलरेडी डिस्काउंटिंग फ्यूचर अर्निंग्स, एंड फ्यूचर अर्निंग्स विच आर हाई एंड विच आर गोइंग टू रिमेन हाई फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो हाई ग्रोथ की उम्मीद है, वो ऑलरेडी प्राइसेस में बिल्ट इन है। तो वहाँ से अगर मार्केट तभी ऊपर जाएगा जब अर्निंग्स हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े। तो मुझे नहीं लगता है कि इस माहौल में अर्निंग्स उतनी तेज़ी से बढ़ेगी अक्रॉस मार्केट सेक्टर्स और अक्रॉस कंपनीज। तो मेरे ख्याल से रिटर्न्स फिक्स्ड इनकम में ठीक ठाक रहेंगे, 6 से 7% के आसपास रहेंगे। इन्फ्लेशन 4%। गोल्ड और सिल्वर इतनी तेज़ी से ऊपर गए हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे रिटर्न्स थोड़े नेगेटिव भी आ सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन सेंट्रल बैंक्स अभी भी जो मनी प्रिंटिंग है उसे जारी रखने में का आसार दे रहे हैं।
तो हो सकता है गोल्ड सिल्वर यहाँ से भी चले। इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है और गोल्ड इज़ इन्फ्लेशन को बचाने के लिए सालों साल हमने देखा है कि जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है और गोल्ड के पीछे पीछे सिल्वर भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है इस साल ज़्यादा बेहतर करेंगे। डेट स्टडी रहेगा और इक्विटी वॉलेटाइल रहेगा। जी। तो इक्विटी को अगर वोलेटाइल रहना है तो उसमें मतलब पैसा लगाने से बचना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ आपको एलोकेशन रखना ही पड़ेगा और डेट अगर स्थिर है तो क्या वो पोर्टफोलियो के स्टेबलाइज़र की तरह से काम करेगा, उसको स्थिर बनाने का काम करेगा? और गोल्ड, सिल्वर अगर रिटर्न बनने की उम्मीद है, तो क्या ज़्यादा पैसा वहाँ डाला जाए? देखिए, ये मेरा अनुमान है, लेकिन मार्केट्स किसी भी आदमी के पर्सनल अनुमान से काफ़ी बढ़कर है। तो मार्केट्स ने हमेशा कभी हमें सरप्राइज़ किया है और कोई भी मैं आज तक किसी को नहीं जानता हूँ दुनिया में, जिसने कंसिस्टेंटली मार्केट का अनुमान जिसका सही गया हो। तो ये इस डिस्कशन में घुसने की बजाय अगर हम जो मार्केट सेक्टर्स हैं, उसमें सब में हम बने रहें और एक लंबे समय का व्यू लें कि हमें 5-10 साल में देखना है, तो फिर 1 साल में किसी ने आउट परफ़ॉर्म किया वो इतना मायने नहीं रखता है। इक्विटी मेरा ये अनुमान अभी है कि अर्निंग्स इतनी अगर तेज़ नहीं आई, तो मार्केट में रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 5 से 10 साल का व्यू लें, तो 10, 12, 15% इक्विटी से आ ही सकता है, जो एक नॉमिनल जीडीपी है इंडिया की और प्लस इंडिया में काफ़ी सारे पॉजिटिव थिंग्स हैं व्हिच आर हैपनिंग। तो आप अगर लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इक्विटी में आपको अपना 50-60% इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। और ये इसको आप जान मान के चलिए कि ये पैसा आप लंबे समय तक आपको नहीं ज़रूरत है और जो इंडिया का ग्रोथ है, उसको आप उससे आप उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप लंबे समय तक इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे। आप प्रोफ़ेशनल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, वहाँ पे जो इक्विटी फंड मैनेजर्स हैं, वो सही सेक्टर्स का चयन करेंगे, सही कंपनीज़ का चयन करेंगे, पोर्टफ़ोलियो को चयन करेंगे और आपके लिए रिटर्न जनरेट करेंगे। तो ये तो हो गई इक्विटी की बात। फिक्स्ड इनकम जैसा आपने सही कहा, ये एक पोर्टफ़ोलियो स्टेबलाइज़र की तरह काम करता है। जो हम फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं तो हम मल्टी बैगर्स तो नहीं खोज रहे। हम चाहते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, हम अपना परचेज़िंग पावर को बनाए रखना चाहते हैं और 6 से 7% अगर रिटर्न आ जाए, तो अगर अनुमान लगाते हैं कि इन्फ्लेशन 4 से 5% रहेगा, तो आपको 1.5 से 2% रियल रेट मिल जाएगा और आपका जो परचेज़िंग पावर है वो कम नहीं होगा। गोल्ड और सिल्वर देखिए है तो स्पेकुलेटिव, ये ट्रेडिशनल एसेट क्लास कहलाने के लायक नहीं है, इनमें कोई अंडरलाइंग अर्निंग्स नहीं होती है। चूँकि गवर्नमेंट्स सेंट्रल बैंक्स यूएस में और बाकी दुनिया में अभी पैसा छापने की बात कर रहे हैं, तो और लोगों को लगता है कि जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है, वो ऊपर जा सकते हैं बिकॉज़ ट्रम्प साहब ने भी टैरिफ लगाए हैं और टैरिफ का पहला इम्पैक्ट तो सीधा-सीधा है कि जो चीज़ पहले ₹10 में बिकती थी, आज कल 12 में बिकेगी, तो भाव ऊपर जाएँगे, तो इन्फ्लेशन तो ऊपर जाएगा। तो इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड, सिल्वर आपके पोर्टफ़ोलियो में अगर पहले 10% था, तो हो सकता है आप 15% कर दें। बट उसमें बहाव में ऐसी बात भी नहीं है, बह जाए कि आप बहुत ज़्यादा एलोकेशन कर दें, उससे आपको नुकसान हो सकता है और ज़्यादा आप एलोकेट करेंगे तो फिर आप सही गलत टाइम पे आपको एग्ज़िट भी करना पड़ेगा। अगर उसमें 20% करेक्शन हो गया, तो आप वो सहन नहीं कर पाएँगे। इसलिए एक एडवाइज़र के साथ बनकर, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बनकर, अपने एसेट एलोकेशन को अपने रिस्क के अनुसार बनाएँ और उस पे टिके रहें। जस्ट बिकॉज़ कि 1 साल में कुछ नहीं चला और दूसरा सेक्टर चल गया तो आप पूरा एलोकेट चेंज कर दें। एलोकेशन को थोड़ा-सा ट्विस्ट करें, थोड़ा-सा एडजस्ट करें, बट उसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं। जी। अच्छा संदीप जी आम तौर पे जब पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात होती है और उसमें लोग देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में कितना आपने निवेश कर रखा है, तो मेरा अंदाज़ा है आप बहुत सारे निवेशकों से मिलते हैं। आप बेहतर बता पाएँगे। मेरा अंदाज़ा है कि लोग शायद उसमें जो उनके पास फिज़िकल गोल्ड परिवार के अंदर पड़ा रहता है, उसको वो जोड़ते ही नहीं हैं। जबकि आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो में देखना है कि सोने-चांदी का हिस्सा 10-15% के आस-पास बना रहे। अ, अगर आप फैमिली गोल्ड को जोड़ लें, तो शायद उनके पूरे निवेश पोर्टफोलियो में या पूरे
उनके नेटवर्थ में शायद गोल्ड का हिस्सा कहीं ज़्यादा बनता होगा। देखिए, ज़्यादा तो बनता होगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो गोल्ड जो है वो उसको लिक्विडेट नहीं करते हैं लोग। वो काफ़ी हद तक स्त्रीधन में काउंट होता है और वो जो लोग इमोशनली अटैच्ड भी होते हैं, और अनलेस कोई आपकी आपदा आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तब तक वो गोल्ड, फैमिली ज्वेल जिसे कहते हैं, वो बेचा नहीं जाता। तो उसमें यस, पीरियोडिकली आपको उसको रिप्राइस करना चाहिए। बट अगर हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो अ, अभी का विचार है कि हम इस साल कैसे रिटर्न्स कमाएं अपने फाइनेंशियल एसेट्स में। तो उसमें उस जो आपके पास फैमिली में जो पड़ा है गोल्ड, उसे आपको जोड़ेंगे तो वो आपको सही नहीं लगेगा। आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जिससे आप रिटर्न कमाना चाहते हैं 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, हम उसी तक सीमित रहें तो बेटर रहेगा। तो मेरे ख्याल से फैमिली में जो गोल्ड पड़ा है उसे रहने दीजिए। वो अगर जी, उसका भाव ऊपर भी जाता है तो आप लिक्विडेट नहीं कर पाएँगे, और जी, नीचे भी आता है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा दुःख नहीं होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी, फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं, उसमें एसेट एलोकेशन बिल्कुल। की बात करते लेकिन दूसरे नज़रिए से भी देखें, जैसे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं कि उसमें जो एसेट क्लास ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा होता है उसी को घटाया जाता है। तो ये 2025 में हमने बात की कि सोने-चांदी में बहुत तेज़ रिटर्न आया है और इक्विटी ने वैसा काम नहीं किया है, डेट तो जैसा चलता है वैसा चला ही है। तो अगर उस फ़िलॉसफ़ी पे देखें, डायनामिक एसेट एलोकेशन की फ़िलॉसफ़ी पे, तो क्या ये सोने-चांदी में निवेश घटाने का समय नहीं है? जी नहीं, देखिए, डायनामिक एसेट एलोकेशन, अलग-अलग फंड मैनेजर्स अलग-अलग एसेट कैटेगरीज़ बनाते हैं, और मेरे ख़्याल से 2 रकम के निवेशक या इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं रेंज बाउंड इन्वेस्टर्स, एक होते हैं जो ब्रेकआउट इन्वेस्टर्स होते हैं। तो हमें ये समझना है कि गोल्ड, सिल्वर ये क्या रेंज में है या ये ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ग्लोबल इन्फ्लेशन इतना ऊपर है, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर अभी ब्रेकआउट में है, रेंज में नहीं है। तो अगर आपका विश्वास है कि रेंज में नहीं है और ये ऑल टाइम हाई बनाते जाएँगे कुछ और समय तक, कुछ और सालों तक, तो आपको फिर गोल्ड एंड सिल्वर में वो आशा लेके, वो अनुमान के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये रेंज में नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि रेंज में है, तो जो भी चीज़ बढ़ जाती है उसे बेच देते हैं, और जो चीज़ घट जाती है उसे ले लेते हैं। तो आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं वो डायनामिक एसेट्स का स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि जो चीज़ बढ़ जाएगी वो ओवर वैल्यूड है। बट अगर मेरा ये अनुमान है, मेरा ये पर्सनल अनुमान है कि सेंट्रल बैंक्स ने जो पॉलिसीज़ लगाई हैं पैसे छापने की, ये काफ़ी इन्फ्लेशनरी है, और इन्फ्लेशनरी भी है, और उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, ये इकोनॉमिकली अनवायबल है, इकोनॉमिकली अगेंस्ट द बेसिक लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है देशों का, ये उसे नष्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर जाए नेक्स्ट 1-2 सालों में, और उसके लिए गोल्ड एंड सिल्वर इज़ अ गुड प्ले, जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप एक जो दुनिया के लिए खराब समय होगा इन्फ्लेशन का, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे अनुमान से थोड़ा एसेट एलोकेशन बढ़ाना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर पे, और वो डायनामिक एसेट एलोकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो इक्विटी की तरफ ध्यान दें तो वहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस कहाँ रखना चाहिए? वोलेटाइल रहेगा तो वोलेटिलिटी अपने साथ मौके भी लेकर के आती है, खतरे भी लेकर के आती है। कैसे सँभालना है इक्विटी सेगमेंट को 2026 में और उसमें मार्केट कैप के लिहाज़ से या सेगमेंट्स के लिहाज़ से, थीम्स के लिहाज़ से आप कहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस रखने की सलाह देंगे? देखिए, ये बात तो पक्की है, निश्चित है कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, और जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उसमें लोग बढ़ते जाएँगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नेक्स्ट 20 सालों में जो वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है दुनिया में, उसमें 20% का कंट्रीब्यूशन इंडिया का होगा। तो जब वो लोग हमारे अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे, तो वो कंज़्यूम भी ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे, तो देश का ग्रोथ होगा। तो हमारा ग्रोथ तो निश्चित है, और ये भी निश्चित है कि जो बाकी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इंडिया दुनिया में, उनसे ज़्यादा इंडिया में ग्रोथ आएगा। नाउ इससे ये बात काफ़ी हद तक, सी ये भी इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए कि कितना ग्रोथ हो,
और कितने समय तक हो। तो इंडिया में हमें लगता है कि 15-20 सालों तक ग्रोथ होता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन एक अच्छे स्तर पे होगा। तो इक्विटी तो ग्रो करेगा, और इक्विटी अगर ग्रो करेगा तो आपको उसमें बने रहना है और उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है अपने एसेट एलोकेशन के साथ में। जहाँ तक मार्केट कैप की बात करें, तो द वे हमने जैसे डिफाइन किया है लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को, कि लार्ज कैप केवल 100 कंपनियां ऐसी हैं जिसको हम लार्ज कैप कहते हैं, केवल 150 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें हम मिड कैप कहते हैं, और करीब 5,000 कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप कहलाती हैं। जितनी भी नई कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, काफ़ी काफ़ी सारी नई कंपनी जो लिस्ट हो रही हैं, नए सेक्टर्स जो उभर के आ रहे हैं, वो स्मॉल कैप में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्मॉल कैप्स ऐसी कंपनियां हैं जो कल की लार्ज कैप या कल की मिड कैप बनेंगी, यही कंपनियां बड़ी होंगी। आपको ऐसा फंड मैनेजर चाहिए, ऐसे स्टॉक्स चाहिए, ऐसी सिलेक्शन चाहिए स्टॉक्स का, जो अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सके, बिकॉज इसमें कई बार कंपनियां बड़े होने का आसार तो दिखाती हैं, लेकिन फिर उनका ग्रोथ कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अगर देखें, तो अगर पैसा आपको लंबे समय तक लगाना है और बने रहना है, तो आपको स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर 100 रुपये आप इक्विटी में लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 50 रुपये आपको लगाना चाहिए स्मॉल कैप में, 25 मिड कैप और 25 लार्ज कैप में। और आपको ये देखना है कि आप लंबे समय तक बने रहेंगे। मेरे ख्याल से 2026 में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जब आपको निवेश करने का एक अच्छा समय मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो 2026 इन्वेस्टमेंट करने का समय है, रिटर्न्स काउंट करने का समय बाद में आएगा। जी, तो 2026 जो है वो असल में शेयर बाज़ार में पैसा लगाने का, निवेश करने का समय है, जिसके फल जो हैं, प्रतिफल जो हैं, वो आपको बाद में मिलेंगे, आगे आने वाले वर्षों में मिलेंगे। और जैसा आपने कहा कि आपको फंड मैनेजर पे भरोसा करना है, और आपने एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एक बड़े प्रतिष्ठित नाम को अपने इक्विटी सेगमेंट के लिए फंड मैनेजर के तौर पे लाने का काम किया, मिहिर वोरा जी को, और उस मेरा ख्याल है उसके बाद ही फिर आपने ये इक्विटी फंड्स भी शुरू किए हैं, जिसमें खासतौर पे फ्लेक्सी जी कैप हाँ, जी हाँ, और सही सही कह रहे हैं। स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ने तो इस साल पॉजिटिव रिटर्न ही आपका दिया है, फ्लेक्सी कैप ठंडा रहा है। तो अ, फ्लेक्सी कैप में अभी किस तरह की आपकी मार्केट कैप के हिसाब से पोजीशनिंग है? देखिए, हमारी जो पोजीशनिंग है, हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं। तो हमारा मानना है कि इंडिया भी ग्रो करेगी, सेक्टर्स भी ग्रो करेंगे, नए सेक्टर्स उभर के आएँगे, नई कंपनीज़ लिस्ट होंगी, और जो स्मॉल कैप्स हैं उसमें ग्रोथ की जो परसेंटेज है, एक्सपेक्टेशंस है, वो लार्ज कैप से काफ़ी ज़्यादा है। तो वी आर बेसिकली, हम लोग सब स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स, मिड कैप इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। तो हमारा जो रुझान रहता है, वो स्मॉल और मिड कैप्स की तरफ ज़्यादा रहता है। तो हमारे फ्लेक्सी कैप में अगर इंडेक्स में 65%, 70% लार्ज कैप है, तो हमारे यहाँ वो 45, 50, 55% रहता है। तो हमारा ज़्यादा एलोकेशन इंडेक्स की तुलना में स्मॉल और मिड कैप्स में होता है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए स्मॉल और मिड कैप्स अगर अंडर परफॉर्म करेंगे, तो हमारा फ्लेक्सी कैप भी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन हम चाहते नहीं है कि हम अपनी पद्धति और अपना विश्वास को चेंज करें। हो सकता है कि कुछ समय तक फ्लेक्सी कैप अंडर परफॉर्म करे, बिकॉज हमारे पास स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, तो ट्रस्ट फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें स्मॉल और मिड कैप का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। जी। अच्छा, आपने इन्फ्लेशन का ज़िक्र किया कि आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस समय तो काफ़ी रिकॉर्ड लो के आसपास भारत में है। बेशक विकसित देशों में तस्वीर अलग है थोड़ी। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि चाहे अमेरिका की भी बात करें, वहाँ भी एक तरह से ब्याज दरें नीचे आने का ही एक दौर बना हुआ है। हमारे यहाँ भी दरों में कटौती का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ब्याज दरें घटने के समय में, इस चक्र में, जब हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउन है, उस समय अ, एक डेट फंड में निवेशक को किस तरह से पैसा लगाना चाहिए? इस समय आपको यहाँ से साल 2 साल के लिए डेट फंड्स के बीच में किस तरह का मौका दिख रहा है? देखिए, मैं इसमें एक नुआंस इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जी। कि इंटरेस्ट रेट, जो ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट्स हैं, एक दिन के इंटरेस्ट रेट या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं, वो आरबीआई डिसाइड करती है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, या यूएस में जो एफओएमसी है, वो लोग डिसाइड करते हैं, और उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
तो उन्होंने ब्याज की दरें जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं वो कम कर दी हैं और लिक्विडिटी बढ़ा दी है, इस उम्मीद में कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। और जैसा कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन अभी काफ़ी कम है, लेकिन मैं अगर 10 साल का बॉन्ड खरीद रहा हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे तो 10 साल का इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा ना। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, इससे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। तो अगर हम कोर इन्फ्लेशन देखें, तो वो करीब 4.5% है इंडिया में। अगर यूएस में आप बॉन्ड यील्ड्स देखें, तो वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो लंबी लंबे समय की दरें हैं, 10 साल का बॉन्ड यील्ड है, वो एक्चुअली ऊपर जा रहा है, जहाँ की जो सेंट्रल बैंक है वो रेट काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बॉन्ड इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बॉन्ड्स की दरें नीचे नहीं आने देंगे। वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में उनको प्रोटेक्शन मिले, और इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल शॉर्ट टर्म ब्याज की दरें कम कर रहे हैं, उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये काफ़ी, दुनिया में हर रकम की बॉन्ड यील्ड्स, हर कंट्री की बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट ऊपर जा रही हैं। यही दर्शा रही हैं कि इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ रहा है। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं, थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप बढ़ोतरी कर रहे हो, बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए आप रेट काट रहे हो, जो कि आपका काम है ही नहीं। आपका काम है रिस्क मैनेज करना, और देश को आप बचा के रखना कि इन्फ्लेशन नहीं आ जाए। बिकॉज़ जब इन्फ्लेशन आता है, तो वो खतरा किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो मार्केट का ये मानना है, और मेरा भी यही मानना है, कि जो इन्फ्लेशन का खतरा है, वो सेंट्रल बैंक्स ठीक से अनुमान नहीं लगा रहे, और अनुमान लगा भी रहे हैं तो उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो मार्केट मेरे ख्याल से इस झांसे में नहीं आएगा, और वो क्लियरली दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के, वो ऊपर ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो मेरे को लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन अगर ऊपर रहा, तो बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा नीचे आएंगी। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म की जो ब्याज की दरें वो बढ़ती ही रहेंगी, चाहे सेंट्रल बैंक रेट कट करे या लिक्विडिटी बढ़ाए। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स विल नॉट रिस्पॉन्ड टू रेट कट्स, एंड दे हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग। और अभी जी। ब्याज की दरें और ऊपर जा सकती हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कम नहीं हो रहे। तो तो मेरे अगर ख्याल से शॉर्ट फंड में रहें, जहाँ पे 2 से 3 साल का ड्यूरेशन रहता है, ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का समय है ये, तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स में रहें जहाँ ज़्यादा रिस्क नहीं है। जी, मतलब ये आप कह रहे हैं कि यील्ड जो है वो ऊपर ही बने रहेंगे, उनके नीचे आने की संभावना कम लगती है और इसलिए मतलब ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन वाले डेट फंड्स में इस समय रहना थोड़ा खतरे से भरा हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही रहें और डेट में जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कहते हैं तो उसका मतलब 2-3 साल माना जाता है, यही ना? जी हाँ, देखिए, जी, जो लिक्विड फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ बिकॉज़ सेंट्रल बैंक्स रेट काट रहे हैं, तो ओवरनाइट रेट्स काफ़ी कम हो गए हैं। तो जी, इंडिया में अगर आप लिक्विड में पैसा लगाएँगे, तो 5.5% का रिटर्न आएगा आपको। और वही आप अगर शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो साढ़े 6 7% का रिटर्न आ सकता है। और जी, इंटरेस्ट रेट्स अगर स्टेडी रहे, तो आपको 1.5-2% ज़्यादा मिल सकता है शॉर्ट टर्म फंड्स में, अगर बने रहें। मुझे नहीं लगता कि आपके कैपिटल को कोई बहुत ज़्यादा रिस्क है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप इस पे बने रहें, और जब मौका मिले, जब इक्विटी मार्केट में करेक्शन हो, तो इक्विटी में थोड़ा-थोड़ा स्विच करते रहें। जी। लेकिन हाल में एक और चीज़ ये हुई है संदीप जी कि डेट फंड्स में जो टैक्स ट्रीटमेंट अब आज की तारीख में है, उसके चलते उसका आकर्षण थोड़ा कम हुआ है और बहुत सारे फंड हाउसेज़ ने यही रणनीति अपनाई है कि अब डेट के जो निवेशक हैं, जिनको डेट का एक्सपोज़र चाहिए, उनको वो एक्सपोज़र हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से दें। तो अगर मैं ठीक से देख पाया हूँ तो शायद अभी तक आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड शुरू भी नहीं किया है। क्या आप उस तरह सोच रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं? और जो ये टैक्स ट्रीटमेंट है, उसको लेकर के डेट निवेशकों के मन में जो उलझन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उलझन तो है। म्यूचुअल फंड्स में सभी निवेशकों को सभी एसेट क्लासेस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, एक्सेप्ट फॉर डेट। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, 1 या 2 फंड ऐसे हैं जिसमें अभी भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, अगर आप 2 साल तक रखें। तो आप वैसे फंड्स में आप इन्वेस्ट करें जो डेट ओरिएंटेड हैं।
मल्टी एसेट वैसे देखा जाए तो डेट में इन्वेस्ट करते हैं, बट वहाँ पे जो इक्विटी और गोल्ड या सिल्वर का जो रहेगा, वो भार रहेगा, वो ज़्यादा इक्विटी या गोल्ड से ज़्यादा प्रभावित रहेगा। तो फिक्स्ड इनकम में मेरे ख्याल से आप अलग से निवेश करें, उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे अभी भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। आर्बिट्राज फंड को यूज़ करें एज अ रिटेल इन्वेस्टर। और मल्टी एसेट आप एक गोल्ड पे थोड़ा सा एक्सपोजर लेने के लिए आप मल्टी एसेट में डालें। हम भी अभी प्लान कर रहे हैं, और 3 से 6 महीने में हमारा मल्टी एसेट भी आ जाएगा। जी, 3 से 6 महीने में नया फंड मल्टी एसेट कैटेगरी में। ओके। तो जैसा मैंने कहा कि तुलनात्मक रूप से आपका एक नया फंड हाउस है, और आगे हम अपनी पत्रिका में एक इस बारे में थोड़ा विश्लेषण भी करने जा रहे हैं कि जो लगभग पिछले 5 साल के अंदर जो नए फंड हाउस आए हैं, उनमें किस तरह का प्रदर्शन रहा है, कैसा कामकाज रहा है, और निवेशकों को अपनी ओर कितना वो ला पाए हैं। तो आपकी जो अभी तक की यात्रा है 5 साल की, मोटे तौर पे यही होगी। कैसा रहा है ये सफ़र अब तक? देखिए, 5 साल का आप जो कह रहे हैं उसमें हमने फिक्स इनकम में स्टार्ट किया था, जी, और फिक्स इनकम में फिर टैक्स बेनिफिट भी चले गए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जो यात्रा है वो शुरू हुई है 1 साल सवा साल पहले, जब हमने फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड्स लॉन्च किए, और वो यात्रा काफ़ी अच्छी रही है। हमने करीब 80-90 हज़ार इन्वेस्टर्स हमारी जर्नी में जुड़ गए हैं। ये ट्रस्ट ग्रुप की पहली रिटेल पेशकश थी, पहली प्रस्तुति थी। तो हमारे इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमें काफ़ी सराहा है। हमारे पास करीब 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें मंथली बेसिस पे काम करते हैं हमारे साथ, और हमारा करीब हम 20 लोकेशंस पे हैं। एंड मेरा मानना है कि फ्यूचर में जो रिटेल है, म्यूचुअल फंड का फ्यूचर है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और लोग जो पहले सेविंग्स में इन्वेस्ट करते थे और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, उन्हें ये समझ में आ गया है कि भारत की जो प्रगति है उसके साथ अगर आपको जुड़ना है और आपको बेनिफिट लेना है, तो इक्विटी इज़ अ बेटर एसेट क्लास। और हमने भी देखा है कि हमारा स्मॉल कैप फंड हमारे फ्लेक्सी कैप फंड से भी आगे निकल गया है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पस। तो ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है अभी तक, और इसमें मोमेंटम बढ़ रहा है हमारा। नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं, नए फंड हम लॉन्च कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यही फ्यूचर है इंडिया का। इस प्रगति में हो सकता है कभी गति नीचे या ज़्यादा या कम हो जाए। तो अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ ज़्यादा है, वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। तो गति शायद रिटर्न्स की कम हो जाए, बट अगर हम 5-7 साल का व्यू लें तो मेरे ख्याल से ये एसेट क्लास बहुत अच्छा करेगी, और हम भी इसी से जुड़े हुए हैं। जी। संदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला अपना। आशा करते हैं आपसे जल्दी ही फिर बात होगी, और बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।